ठीक है। अच्छा, ठीक है। पीसीएस वन आपने रजिस्टर कर लिया या अभी नहीं किया है? अच्छा जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आई थिंक एवरीवन कैन लिसन टू माय वॉइस। जी सर। ठीक है जी। सो आई सी न्यू फेसेस टुडे। अली जमान, एएलएम ट्रेडर्स, ये दो लोग नए नजर आ रहे हैं। आप काइंडली अगर अपना नाम बता सकें। क्लास में पहले अटेंड किया आपने, आज फर्स्ट क्लास है आप दोनों की? सर सलामकुम सर। न्यू फेस नहीं हूँ सर, मैं आप रेगुलर क्लास, वैसे आता हूँ। हाँ नहीं ठीक है, आप जी क्लास में आते हैं। ठीक है ठीक है, जी जी आप, सर आई सर सर। रिमेम्बर नाउ। और जो एएलएम ट्रेडर्स हैं जी, आप कौन है भाई? नो आंसर। ओके जी। अयाज, आवाज आ रही है आपको? जी सर, आवाज़ आ रही है सर। ठीक है जी। और फरहान को भी आवाज आ रही है? सर आवाज आ रही है सर। ठीक है जी। शामिर, आर यू अवेलेबल? जी सर, आवाज आ रही है सर। ठीक है, चलो दैट्स ग्रेट। ओके जी। सो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, लेट्स स्टार्ट विद द रेगुलर सेशन टुडे। और in the previous class, we did cover a bit of content after the exam, or exams are checked. Probably आज I'll not show it to you, but I'll give your marks and further details in the next class, क्योंकि आज आप लोग काफ़ी सारे ऑनलाइन है। if you would like to visit next class तो उसमें आप देख भी लीजिएगा। तो मिड टर्म एग्जाम्स आपको मैं दिखा दूंगा। लास्ट लेक्चर में जो कंटेंट लास्ट कवर किया था हमने, कैन somebody जस्ट मेंशन के क्या क्या चीज़ हमने देखी थी? आपके पास नोटेड है जी कुछ? आप नहीं है? सर लास्ट रेफरेंस में सर शैल आई स्पीक सर? जी एयाज बताइए, आप थे क्लास में, बिल्कुल बताइए। जी जी सर। सर जो लास्ट हमारा लेक्चर था उसमें सर हमने रेफरेंसिंग स्टैंडर्ड सर, उस पर सर हमने बड़ी डिटेल डिस्कशन की थी। जिसमें सर एक था ऑथर डेट सिस्टम, जो सर हार्वर्ड सिस्टम सर जिसकी एक एग्जांपल है। और दूसरा था सर न्यूमेरिक सिस्टम लाइक शिकागो। और इसके अलावा सर हमने रेफरेंसिंग टूल्स के बारे में पढ़ा था, एंड नोट, मेंडले और वर्ड 35। इसके अलावा सर कुछ ऑनलाइन टूल्स थे, जिसमें साइट फॉर मी था, ओवरलीफ था जिसका आपने कहा था कि ओवरलीफ आजकल काफ़ी जो एडिटिंग टूल है काफ़ी अच्छा है कंपैरेटिवली विद रिगार्ड्स टू वर्ड 35 या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। और इसके अलावा सर आपने हमें मेंडले के बारे में सर आपने बताया था कि इसको यूज़ करते हुए 10 to 15 रेफरेंसेस हमने सर देने हैं अपने डॉक्यूमेंट पे, और वो सर आज सर हमने प्रेजेंट करने हैं। और यही जी चीज़ें ठीक थी हो, सर। ठीक हो गया। मोस्टली सर जो हमारा वो था उस पे रेफरेंसिंग टूल्स जो ऑनलाइन है या जो पेड वर्जन है और जो फ्री वर्जन है सर, उनके ऊपर सर हमने डिस्कस किया था। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। सो मैं जस्ट इसको एक दफ़ा ब्रश अप कर देता हूँ कि लास्ट क्लास में, और जिन्होंने नहीं लेक्चर देखा उनसे भी आप, मेरी रिक्वेस्ट है कि ज़रूर देख कर आया करें। हमने रेफरेंसिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में इन डेप्थ डिस्कशन की थी। रेफरेंसिंग की ज़रूरत क्यों होती है, और रेफरेंसिंग जो है वो किस तरीके से की जानी चाहिए।
और इसके लिए हमने कुछ अवेलेबल टूल्स डिस्कस किए थे, और मैंने कहा था कि इनको आपने जाके प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करके किसी एक टूल को अडॉप्ट कीजिए और अपने सिस्टम में अपने रेफरेंसेस को देने के लिए उनको इस्तेमाल कीजिए। मैंने साथ ही आपको ये बताया था कि वर्ड या कहें कि टेक्स्ट एडिटर्स जो हैं वो पॉपुलर टेक्स्ट एडिटर जो है वो दुनिया में दो रहे हैं हमेशा से। एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरफ से आता रहा है जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कहलाता है, और एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म लिटेक्स या यूबंटू के पर्सपेक्टिव से आप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे काम करते हैं और उसकी पीडीएफ बनाते हैं। तो जो लेटेक्स डॉक्यूमेंट है उस पर भी लोग काम करते हैं, और लेटेक्स के अलावा जो है वो अब उसका एक बड़ा अच्छा ऑनलाइन वर्जन आ गया ओवरलीफ के नाम से, जो कि आपको बिल्कुल ग्राफिकल लुक देता है जस्ट लाइक एमएस वर्ड। एंड यू कैन वर्क ऑन दैट, राइट योर टेक्स्ट, राइट योर इक्वेशंस, इंक्लूड योर पिक्चर्स एंड एनीथिंग ऑफ दिस सॉर्ट जो कि आप समझते हैं कि जी रिक्वायर्ड है फ्रॉम दिस परस्पेक्टिव ऑफ डूइंग दी रेफरेंसिंग एंड डूइंग सम राइटिंग सम रिसर्च वर्क। इसको हमने क्लास में डिस्कस किया था, और आई अगेन रिक्वेस्टेड कि इसकी प्रैक्टिस कीजिए। किसी एक टूल को अडॉप्ट कर लीजिए, चाहे आप ओवरलीफ पे काम करना चाहते हैं या आप माइक्रोसॉफ्ट के लेटेस्ट वर्ड वर्ड टूल है वर्ड 365 उस पे काम करना चाहते हैं। हमने इनके अंदर जो कुछ एम्बेडेड टूल्स हैं, लाइक हमने एडिटर टूल को देखा था, हमने ऑडियो टूल को देखा था, हमने इसके अंदर रेफरेंसिंग के मेंडे टूल को देखा था, एंड नोट को देखा था। तो इन सब में से आप जो आपको आपकी लाइकिंग के मुताबिक, आपकी पर्सनालिटी के मुताबिक है, आप की समझ के मुताबिक है, उसको आप प्रैक्टिस कीजिए और अकॉर्डिंगली उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। रिक्वेस्ट मैंने ये की थी कि एज पर दी स्टैंडर्ड आपने अपने अभी तक के काम को एक स्लाइड के ऊपर मेंशन करना है, और वो स्लाइड आहिस्ता आहिस्ता या कहीं वो प्रेजेंटेशन पॉपुलेट होती रहे टिल द टाइम हम फाइनल प्रेजेंटेशन की तरफ जाएं बाय दी लास्ट वीक। सो अब तक जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, एवरीबडी आउट ऑफ यू हैव फाइनलाइज्ड अ रिसर्च टॉपिक, अ थीसिस टॉपिक। Everybody has figured out the baseline paper or benchmark paper which is similar to the work जो आप propose कर रहे हैं, and everybody out of you has studied or at least shortlisted around 10 to 20 papers of related domains जो कि उसी तरह का काम कर रहे हैं जो आप करना चाह रहे हैं, ताकि उनसे आप गाइडेंस ले सकें कि कैसे हमने या लोगों ने कैसे वो काम किया है, ताकि अपने ऊपर आप उसको अप्लाई कर सकें। तो इस इन सारे हवालों से हमने जो है वो लास्ट क्लास में लेक्चर्स को कवर किया था, और मैंने भी वो आपसे शेयर भी किया था। तो माय रिक्वेस्ट अगेन इज टू जस्ट गो थ्रू दोज थिंग्स ताकि वो आप इम्प्लीमेंट कर सकें। वी मूव फॉरवर्ड टुडे, और आज हम जो आज का मेरा ध्यान होगा, अब हमने जो रीडिंग का कंटेंट था कि हमने क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे साइट करना है, इसको हमने कवर कर लिया। और इवन हम अब हम राइटिंग पर्सपेक्टिव से भी चीज़ों के ऊपर आगे हमने राइटिंग टूल्स कुछ देख लिए हैं। अब हम कुछ और आगे चलेंगे कि लिखते हुए हमने किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ख्याल करना है, और क्या चीज़ें हमें इसके अंदर करनी चाहिए। एक बड़ा इम्पॉर्टेंट इसमें रिलेटेड डिस्कशन होती है, इसको हम नाम देते हैं सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू। मैंने कंटेंट ऑफ रिसर्च साइकिल डिस्कस किए थे आपके साथ, और उसमें मैंने बताया था कि जी क्या क्या चीज़ें जो है वो हम एक थीसिस के अंदर लिखते हैं और उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। मैंने ये बताया था कि उनके अंदर पंच लाइंस क्या होती हैं। लाइक एब्स्ट्रैक्ट लिखना है तो किस चीज़ को फोकस करके लिखना है, इंट्रोडक्शन चैप्टर लिखना है तो किस चीज़ को फोकस करके लिखना है, लिटरेचर रिव्यू चैप्टर लिखना है तो किस चीज़ को फोकस करके लिखना है, मैथडोलॉजी का चैप्टर कैसे लिखा जाता है, रिजल्ट्स एंड डिस्कशन का चैप्टर कैसे लिखा जाता है, कंक्लूजन में क्या आना चाहिए, और रेफरेंसेस सेक्शन में क्या आना चाहिए। ये हमने डिटेल डिस्कशन की है विद द पर्सपेक्टिव ऑफ थीसिस, विद द पर्सपेक्टिव ऑफ अ रिसर्च पेपर, विद द पर्सपेक्टिव ऑफ अ प्रपोजल डॉक्यूमेंट। इन सबको अलग अलग हमने तोड़ा है, और उसको हमने इन सारे सेक्शंस को या इन चैप्टर्स को हमने वहाँ डिस्कस किया था। अगेन आई रिक्वेस्ट कि अगर आपने नहीं इस पे गौर किया या सोचा नहीं था तो जाके दोबारा प्रीवियस लेक्चर्स को देखिएगा। और उन्हीं के अंदर जब हम बात करते हैं लिटरेचर रिव्यू चैप्टर की, लिटरेचर रिव्यू चैप्टर थीसिस के अंदर होता है, और इसके इसके कॉम्पैक्ट सेक्शंस होते हैं प्रपोजल के अंदर या रिसर्च पेपर के अंदर। ये जो सेगमेंट्स हैं एक रिसर्च साइकिल के, ये इसी तरीके से आते हैं एक रिसर्च पेपर में या एक जी या आते हैं एक रिसर्च प्रपोजल के अंदर। ठीक है, लेकिन कॉम्पैक्ट फॉर्म में होते हैं। डिटेल्ड फॉर्म में चैप्टर्स की तरीके से होते हैं, बट कॉम्पैक्ट फॉर्म में बाकी उनके जो वर्जन्स हैं या कहें कि जो शेप्स हैं एक रिसर्च के काम को दिखाने की, उनके अंदर इनके ये सब चीज़ें शामिल होती हैं।
जो लिटरेचर रिव्यू होता है, लिटरेचर रिव्यू पे मैंने अगर मैं थोड़ा सा उसको आपको दोबारा बताऊं तो हमने कहा था कि जी लिटरेचर रिव्यू की इम्पोर्टेंस रीडर की नज़र में इतनी नहीं होती। जो पढ़ने वाले हैं वो लिटरेचर रिव्यू को इतने शौक से नहीं पढ़ते, या मैं कहूँगा रिव्यूअर जो आपका होता है वो लिटरेचर रिव्यू को नहीं पढ़ता, लेकिन लिटरेचर रिव्यू के रेफरेंस सेक्शन को वो लाजमी देखेगा कि वो रेफरेंस सेक्शन एक प्रॉपर तरीके से आपने स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके बनाया हुआ है, जो हमने लास्ट सेक्शन में या लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था कि उसकी इंपॉर्टेंस है कि वो रेफरेंसेस जो हैं वो डाइवर्सिफाइड हैं, वो रेफरेंसेस जो हैं वो करेक्ट सोर्स के हैं, वो रेफरेंसेस की डिटेल सारी आपने दी हुई है, और वो रेफरेंसेस जो है अच्छे क्वालिटी के रेफरेंसेस हैं। इसकी बेस के ऊपर आपके काम की क्वालिटी इवैल्यूएशन हो जाती है और एक डिसीजन रिव्यूअर, आपके एवेलुएटर्स, आपके एक्सटर्नल्स, आपके इंटरनल्स कर लेते हैं विदाउट गोइंग थ्रू योर एक्चुअल वर्क। सो बड़ा ही एक स्टार मार्क रखें अपने जहन में कि अगर आपका रेफरेंस सेक्शन अच्छा नहीं है, एज पर स्टैंडर्ड नहीं है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपसे बहुत ज़्यादा सवाल होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा ग्रिलिंग होने वाली है। और से अगर कहीं सिंपल एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन का मैटर है, तो whosoever इज evaluating योर वर्क, अगर वो वाकई समझदार है तो वो उसकी बेस के ऊपर आपके काम को रिजेक्ट कर सकता है, अगर आपने ठीक तरीके से रेफरेंसेस सेक्शन अच्छा नहीं किया हुआ। अगर उसके अच्छे होने की जो जो कि क्या अच्छा किसे कहते हैं वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि रेफरेंस सेक्शन अच्छा क्या होता है। तो रेफरेंस सेक्शन अच्छा है कि वो डेफिनेशन जहन में रखनी है और फिर उसको आपने बनाना है। लेकिन मैं जो क्या लिंक करना चाह रहा हूँ वो ये करना चाह रहा हूँ कि इस रेफरेंस सेक्शन की राइटिंग के लिए जो आप लिटरेचर रिव्यू सेक्शन लिखते हैं या चैप्टर लिखते हैं उसको लोग खोल के नहीं देखते। मैं आपको प्रैक्टिकल एक बता रहा हूँ कि देयर वुड बी वेरी रेयर हु वुड ओपन योर लिटरेचर रिव्यू chapter or section. They will be focusing on your reference section, number one, and then they'll be going through your other stuff, जो बाकी chapters या sections लिखे हुए हैं, ठीक है। लेकिन जो लिटरेचर रिव्यू लिखा जाता है, अगर उसको हम देखें तो वो उसके लिखने का एक 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 बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका होना चाहिए। वो इस तरह नहीं होना चाहिए कि आप एक मोनोटोनस टोन के अंदर लिखना शुरू कर दें कि ओके जी एक 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 है रेफरेंस वन, वो ये कहता है, दूसरा है रेफरेंस टू, वो ये कहता है, तीसरा है रेफरेंस थ्री, वो ये कहता है। एक मोनोटोनस टोन के अंदर आप उसको बहुत ही बोरियत के तरीके में आप बयान करना शुरू कर दें, और उसको एक इंटरेस्टिंग तरीके से लिखने का प्रोसेस जो है वो आपके जहन में होना चाहिए कि इसको हम कैसे लिखें। तो मैं आपको एक लिखा हुआ लिटरेचर रिव्यू सेक्शन दिखाता हूँ, थोड़ा सा आपको अंदाजा हो जाएगा कि हाउ टू राइट लिटरेचर रिव्यू सेक्शन, जिसमें आप अपने स्टाइल को थोड़ा सा चेंज करते रहते हैं हर एक रेफरेंस को बताते हुए, ताकि लोग, अगर लोग उसको पढ़ रहा है तो वो थोड़ा इंटरेस्ट के साथ पढ़ेगा। और इसके बाद फिर मैं आता हूँ कि एसएलआर क्या चीज़ होती है। याद रखिएगा कि सिंपल लिटरेचर रिव्यू यानी लिटरेचर रिव्यू एलआर इज नॉट व्हाट एसएलआर एसएलआर इज सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू। सो एसएलआर एक और दुनिया है। सिंपल लिटरेचर रिव्यू, अगेन सिंपल लिटरेचर रिव्यू की भी एप्लीकेशन एसएलआर बनती है, लेकिन मैं सिंपल को वैसे एक सादे लफ्जों में इस्तेमाल कर रहा हूँ कि लिटरेचर रिव्यू अगर मैं कहा जाए कि लिटरेचर को जब आप प्रेजेंट करते हैं, लिखते हैं अपने रिसर्च पेपर्स में, अपने थीसिस के अंदर, उसकी कॉनोटेशन कॉनोटेशन एक और है। जबकि एसएलआर जो वर्ड है ये एक अलग वर्ड है, एक और लाइफ कह लें या एक और कंटेंट है जो कि डिफरेंट तरीके से लिखा जाता है। तो मैं पहले लिटरेचर रिव्यू की बात करूंगा, फिर एसएलआर का, ठीक है। लिटरेचर रिव्यू में हमने जो जब डिस्कशन की थी इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और इसको कैसे लिखा जाता है, तो मैंने कहा था कि लिटरेचर रिव्यू के अंदर आप रिलेटेड मैथडोलॉजीज बताते हैं। आप एक काम कर रहे हो, लाइक ज़रा आपका काम क्या है, आप स्मार्ट एग्रीकल्चरल सिस्टम्स पे काम कर रही है। फॉर एग्जांपल आप कोई ऐसी टेक्निक प्रपोज करने जा रही हैं जो कि किसी एक क्रॉप की प्रोडक्शन को बढ़ा देगी, बिकॉज स्मार्टली ऑब्जर्व कर रही होगी, डाटा आ रहा होगा और डिसीजन हो रहे होंगे। स्मार्ट डिसीजन मेकिंग जो है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है बहुत सारे जिंदगी के मसलों के अंदर। टाइमली फैसला कर लिया जाए तो आपकी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की लाइफ बढ़ जाती है। अगर आप लेट करेंगे तो वो डेड हो जाएगी, जब डेड हो जाएगी तो आपकी सिस्टम जो है उसकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी, ठीक है। सो इसलिए स्मार्ट सिस्टम्स आजकल दुनिया में बड़े तेजी से आ रहे हैं। ह्यूमन या इंसान जो है वो प्रीडोमिनेंटली कह लें या नेचुरली जो है वो स्लो है। मैं और आप सुस्त हैं, लेजी हैं ना। बहुत कम लोग होते हैं जो कि बहुत रिलेटेड रहते हैं चीज़ों के साथ, बड़ा उसे एक अफेक्शन रखते हैं या ताल्लुक रखते हैं और हर चीज़ का चेक रखते हैं। नहीं तो इंसान जो है वो मोस्टली सोता रहता है, और जब जागता है जब उसको झटका लगता है। ऐसे ही बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है। स्मार्ट सिस्टम चूंकि कंप्यूटर्स में सिस्टम्स हैं, मशीनी सिस्टम्स हैं, तो वो हर वक्त जाग रहे हैं, वो सो नहीं सकते, बिकॉज उनकी
मेकिंग ऐसे की गई है। तो ऐसे सिग्नल्स जनरेट किए जा सकते हैं कि जो उनको डिसीजन मेकिंग फौरन कराने के लिए हेल्प करेंगे। जिसके लिए दुनिया ने जब आगे बढ़ी है तो हमें नजर आता है कि जी डाटा बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गया है, सेंसर्स हर किस्म के बन गए। सो इंटेलिजेंट डिसीजन मेकिंग इज टू बी मेड विद द हेल्प ऑफ अप्रोप्रिएट सेंसोरियल इनपुट्स। इंसान के भी सेंसर्स है ना, हमारे पांच, हम कहते हैं पांच हिस्सियात हैं हमें, हम चख सकते हैं, हम देख सकते हैं, हम महसूस कर सकते हैं, इस तरह से हम बोल सकते हैं। ये कुछ बहुत सारे हमारे फिनोमेना है जो इनके तहत होते हैं। लेकिन हमारी हिस्सियात जो है वो महदूद हैं। सेंसर्स, जब इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स की बात की जाती है तो इट कुड बी थाउजेंड्स ऑफ सच सेंसर्स विच कुड बी मेड एंड कुड बी फिक्स्ड एंड दे कैन गिव यू डाटा, और दैट डाटा कैन बी यूज्ड टू मेक डिसीजंस। ठीक है। सो इनको हम नाम देते हैं आईओटी डिवाइसेस का। वी मेक एन इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वी मेक एन इंटरनेट ऑफ सेंसर्स, वी मेक अ नेटवर्क ऑफ सेंसर्स. The concept has moved very fast, and it has been changed to IoET, Internet of Everything. Now we can get sensorial input from your ears, from your eyes, from your eyebrows, from your forehead, from your hairs, from your nails. All these sensors can be made and they can give that related data to a central processor to make some decision, right? So इसलिए IoT जो है वो बहुत ज़्यादा डाटा हमें अब दे रहा है। हर इंडस्ट्रियल सेक्टर में, हर नॉन इंडस्ट्रियल सेक्टर में ये चीज़ अब आनी शुरू हो गई है। डाटा आ गया, डाटा को स्मार्टली प्रोसेस भी करना है। एक तो क्रूड वे ऑफ प्रोसेसिंग है, एक स्मार्ट वे ऑफ प्रोसेसिंग है। तो स्मार्ट वे के लिए एआई बहुत तेज़ी से आगे आई है। एआई के अंदर लिमिटेशंस थी कि आपको हैवी मशीनरी चाहिए थी, या कहें कि कंप्यूटिंग रिसोर्सेज ज़्यादा चाहिए थी, जिसको कवर करने के लिए क्वांटम कंप्यूटिंग आ गई है। सो अभी एक क्वांटम ऑब्लिक एआई, उसको हम स्मार्ट प्रोसेसिंग, फास्ट प्रोसेसिंग कह सकते हैं, एंड डाटा आपके पास सेंसोरियल इनपुट्स के थ्रू आ रहा है। तो नाउ थिंग्स कैन बी मैन्युफैक्चर्ड, कंस्ट्रक्टेड, सच प्रोडक्ट्स जो कि आपको किसी भी सिस्टम की लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए हेल्प कर सकते हैं। खैर, ये तो मैंने जनरली वैसे एक बात हुई तो मैंने कर ली। बट मैं जो कहना चाह रहा था कि लिटरेचर रिव्यू के अंदर क्या होगा, लाइक आपका अगर सिस्टम है जो कि आप इंडस्ट्रियल या कहेंगे एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी के परस्पेक्टिव से बनाना चाह रहे हैं, तो आप प्योरली उन्हीं सिस्टम्स की बारे में बात करेंगे कि ऐसे सिस्टम कौन कौन से एग्जिस्ट करते हैं और कैसे बनाए गए हैं। अगर आपने खुद एक सिस्टम प्रपोज करना है तो आप उस तरह के सिस्टम्स के बारे में बात करेंगे। आप रिव्यू पेपर्स की बात नहीं करेंगे जो एक ब्रॉड बात करते हैं। ठीक है। फोकस्ड बात करेंगे कि जी हाँ जी, मैं तो करना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ, लेकिन इस तरह की एक चीज मिस्टर एक्स वाई जी ने इस तरह बनाई है, इसी तरह की एक और चीज मिस्टर एबीसी ने ऐसे बनाई है, इसी तरह की एक और चीज मिस्टर पी क्यू आर ने इस तरह बनाई है। उसके ये फायदे हैं, एबीसी के ये फायदे हैं, एक्स वाई जी के ये फायदे हैं, ये नुकसान है, ये फायदे हैं, ये नुकसान है। तो लिटरेचर रिव्यू के अंदर प्राइमरली यू नीड टू कम अप विद द मेथोडोलॉजी ऑफ दोज पेपर्स, ऑफ दोज वर्क्स विच आर रिलेटेड टू योर वर्क, जो कि आपके टाइटल में नजर आ रहा है। ये नहीं कि आप हैपोजेट बात शुरू कर देंगे। जी बात हो रही थी स्मार्ट एग्रीकल्चरल सिस्टम की, और आप बात शुरू कर दें यार कि एक स्मार्ट एआई सिस्टम है जो कि एक गाड़ियों का सिस्टम चला रहा है। तो यू नीड टू बी एज मच रिलेटेड एज पॉसिबल। यस, पॉसिबल है बाज़ औक़ात के एग्जैक्ट सेम चीज ना मिल रही हो, लेकिन उस तरह की प्रोसेसिंग मिल रही हो तो फिर वो भी रिलेटेड बन जाती है। बट पॉइंट क्या है कि लिटरेचर रिव्यू में वो मेथड्स बताए जाते हैं। और अगर मैं आप दोबारा ब्रशअप कर दूं तो थीसिस के अंदर अराउंड 40 सच रेफरेंसेस टू बी इंक्लूडेड, एंड रिसर्च प्रपोजल के अंदर अराउंड 20 सच रिसर्च प्रपोजल्स आर टू बी एडेड। सेम गोज टू दी रिसर्च पेपर। रिसर्च पेपर भी अराउंड 30 प्लस रेफरेंसेस उसके अंदर एक रूल ऑफ थंब के तहत एडेड होने चाहिए एक रेगुलर रिसर्च पेपर। बट मोर दी रेफरेंसेस इट्स नॉट बैड, प्रोवाइडेड दे आर प्रॉपरली mentioned, properly texted, properly written and properly referenced। तो आप ज्यादा करने में कोई हर्ज नहीं है, बट मिनिमम नंबर एक जरूर फॉलो करना चाहिए। ओके, जो आप लिटरेचर रिव्यू लिखते हैं ये मेथड्स बताते हुए आप फिर इनके बाद आखिर में इनको कंक्लूड ऐसे करते हैं कि सारे मेथड्स में ये कुछ शॉर्ट फॉल्स हैं जो कि शायद आपकी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक जो भी हैं आप उनको, क्योंकि एक फॉर्मल प्रोसेस है ना, हो सकता है उनमें वो प्रॉब्लम्स ना हो जो आप बता रहे हो, लेकिन आपके एनालिटिकल कमेंट्स कुछ आएंगे जो कि एक वैल्यूएटर को ये सोचने पे मजबूर करते हैं कि ये जो बच्चा या बच्ची है या स्टूडेंट है ये सीरियस है और थोड़ा इसने डिटेल में पढ़ी है चीज। वी एवरीबडी नोज के ऐसा नहीं है कि वो हर एक में प्रॉब्लम है, नहीं। लेकिन ये एक प्रोसेस है, एक टिक मार्क है कि आपने कुछ पेपर्स पढ़े और आपने उनके अंदर से अपनी समझ के मुताबिक कुछ गैप्स फिगर आउट किए कि इसमें पहले के अंदर कंप्यूटिंग रिसोर्सेज का इशू था,
एक और पेपर में जो है वो मेथडोलॉजी बहुत टाइम कंज्यूमिंग थी, एक और मेथड था वो कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा था, एक और मेथड रिसोर्स रिच था, उसमें बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए। तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो आप बताएं, कोई बात नहीं, उसमें सही गलत पे कोई ऐसा हर्ज नहीं है। लेकिन लिटरेचर रिव्यू लिखने के बाद requirement is to come up with the gaps, because just after this section or just after this chapter you have to write your methodology chapter, जो कि आपका मेथड है। तो वो किस तरह आप अच्छा लिख सकते हैं अगर आपको एग्जिस्टिंग कामों के कुछ शॉर्टफॉल्स पता चल जाएं या फ्लॉज पता चल जाएं, जिसकी बेस पे आप सजेस्ट करेंगे कि हाँ जी मैंने 5 फॉल्ट्स फिगर आउट किए, मेरे काम में अब ये चीजें इस जगह से एड्रेस हो जाएंगी और मैं इस तरह प्रपोज करना चाहता हूँ, चाहती हूँ। राइट, सो दिस इज हाउ लिटरेचर रिव्यू इज रिटन। ठीक है, सो मैं अब लिटरेचर रिव्यू एक आपको सिर्फ दिखाता हूँ जस्ट फॉर राइटिंग परस्पेक्टिव के हाउ टू राइट अ सुटेबली टेक्स्टेड लिटरेचर रिव्यू। मैं एक रिसर्च पेपर खोल लेता हूँ जस्ट टू गिव एन आइडिया। कोई सवाल आपका है तो आपके पास में? अच्छा, इतने कि मैंने अभी एक रिसर्च पेपर खोला है, कोई सवाल है? ओके जी, विजिबल है, ऑनलाइन भी विजिबल है आप लोगों को? सर विजिबल है सर। जी विजिबल है। सर, अच्छा जी। विजिबल है। अच्छा देखिए, इस पेपर से मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि मुख्तलिफ सेक्शंस में किन चीज़ों को फोकस किया जाता है। ठीक है, एक दफ़ा एक सॉर्ट ऑफ आपका रिफ्रेशर दोबारा याद दहानी हो जाएगी। सो अब अगर मैं यहाँ पे इस पेपर को स्क्रॉल करता हूँ तो दिस इज द पेपर विच इज रिलेटेड टू सम अप्रोच जो कि एक सोल्यूशन दे रही है फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटीज ऑन सोशल मीडिया। सो इफ यू सी एंड ऑब्जर्व द टाइटल, टाइटल को भी हमने फोकस करना होता है ना कि टाइटल में क्या क्या होना चाहिए। तो टाइटल में जो सोल्यूशन आप दे रहे हैं, पहली बात तो ये कि हर थीसिस एक सोल्यूशन होता है। सो दिस इज अ सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। इट इज व्हाट सोल्यूशन इज बीइंग गिवन, a method to identify criminal activist on social media. That is the solution. सोशल मीडिया पे बेताशा काम हो रहे हैं, बहुत सारे छुप के हो रहे हैं, बहुत सारे वाजे हो रहे हैं, कुछ चीज़ें आपको समझ नहीं आती हैं, तो देर शुड बी सम मेथड एट सम स्टेज बाय टू सम पीपल जो कि इस तरह की एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करते हैं कि वो बजाय मैनुअली ये काम करें, ऑटोमेटिकली एक आपको एक शीट मिल जाए कि जी आज जो चीज़ें अपलोड हुई हैं उनमें फलां फलां जगह पे ये इश्यूज क्रिमिनल एक्टिविस्ट को शो कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब ये तो हो गया सोल्यूशन इसके अंदर। और सेकेंडली अब ये किस तरीके से किया गया, मैंने आपसे कहा था कि कीवर्ड होने चाहिए सुटेबली सोल्यूशन के भी और मेथड के भी। तो सोल्यूशन की जो है वो तो आपको समझ आ रहा है, और मेथड क्या है, इट्स अ स्टेट वेक्टर मशीन बेस्ड अप्रोच जिसके कुछ कीवर्ड्स लिखे हुए हैं कि ये एक एडेप्टेबल मेथड है, लेस कॉम्प्लेक्सिटी है इसके अंदर, और ये बेस है स्टेट वेक्टर मशीन के ऊपर, और ये काम कर रहा है क्या, एक मेथड दे रहा है टू आइडेंटिफाई द क्रिमिनल एक्टिविस्ट। सो दिस इज द टाइटल। It has all the important keywords which every MS student should think of. ठीक है, सो यहाँ से जो बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एवरीबडी आउट ऑफ यू मस्ट मेक अ प्रॉपर टाइटल। दिस इज द सेलिंग पॉइंट। इसको देख के लोग नीचे जाएंगे। अगर ये अच्छा नहीं होगा, बेकार सा होगा, समझ में ना आने वाला होगा, तो कोई नीचे नहीं जाएगा। और इसकी एग्जाम्पल आप खुद हैं कि आपने जब पेपर सर्च किए हैं तो आपने सबसे पहला जो चीज़ देखी थी वो टाइटल ही देखे थे। टाइटल देख के नीचे गए थे आप, अगर टाइटल अच्छे ना होते तो शायद आप नीचे ही ना जाते। ठीक है, तो जिसका इंसान भी है, आप किसी से बात करना पसंद करते हैं उसको, अगर आप उसकी फेस वैल्यू अच्छी लगती है, आप इफ यू सी समबडी यू लाइक हिम और हर, द पर्सनैलिटी इज एक्सेप्टेबल, देन यू टॉक, अदरवाइज तो आप बात ही नहीं करते किसी से। सेम इज द केस हियर। This is the title and this is the face of your work. So it should be very appealing, very accurate, very precise, and must be having all the important keywords. So homework करना है इसके ऊपर. Make use of the
AI tools. I told you कि those are to polish your language skills. ठीक है, तो आपको समझ नहीं भी आ रहा तो आप कीवर्ड्स उसको दें, उसे कहें मुझे टाइटल सजेस्ट करो, वो आपको टाइटल सजेस्ट कर देगा. दैट वुड हेल्प यू आउट. और वो अलाउड भी है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, बिकॉज इनपुट इज फ्रॉम योर साइड, पॉलिशिंग इज फ्रॉम द टूल, इट इज अलाउड. हाँ, अगर आपको स्ट्रेट अवे कह दें जी कि मुझे सजेस्ट कर दें आजकल के कौन से 3 अच्छे टॉपिक्स हैं, तब ठीक नहीं है, फिर तो उससे पूछ रहे हैं ना आप, तो दैट इज नॉट अलाउड. वो प्लेजरिज्म में आता है. प्लेजरिज्म हम अलग से कवर करेंगे. आई विल शो यू कि किस तरह से एआई कंटेंट जो है वो फिगर आउट हो सकता है. बट अलाउड क्या चीज है? इफ यू आस्क विद योर इनपुट एंड ट्राई टू गेट इट पॉलिश्ड बाय द टूल, दैट इज ओके. ओके, सो ये पहली चीज जो लर्निंग की है. दूसरी चीज पे आते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट जो होता है. अगर आप एब्स्ट्रैक्ट को देखें तो एब्स्ट्रैक्ट के अंदर जो मेजर कंटेंट होना चाहिए वो होना चाहिए स्ट्रेट अवे आपका मेथड क्या है, इसकी पंच लाइन क्या है. यू कैन स्टार्ट विद द प्रॉब्लम कि जी प्रॉब्लम तो ये है. नाउ स्ट्रेट अवे गो टू योर इशू या योर सोल्यूशन कि मैं इसको इस तरह से रिजॉल्व करूँ. देखिए इसके अंदर अगर आप देखें तो एब्स्ट्रैक्ट के अंदर आपको शुरू में थोड़ा सा प्रॉब्लम के बारे में बताया गया. Security agencies face an emerging challenge of identifying counter the malicious content spread on social media by the terrorist. ठीक है, और उसके बाद just after a couple of lines, this study proposes a method yet adaptable framework which uses, and then straight away details of the methods are being described. Punchline of abstract is आपका जो मेथड है उसको बताएं कि वो क्या है. 6 स्टेप में होता है, 10 में होता है, 50 में होता है, किस स्टेप में क्या होता है, और इस पूरे प्रोसेस के फायदे क्या हैं. बाय द एंड यू मस्ट मेंशन कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं. इट ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाइज फला 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 फला. देखें बात हुई हुई है कि जी इस मेथड के एडवांटेजेस क्या हैं. It can effectively analyze the propaganda. It can identify automatically. So it is giving the advantages of your method. So punchlines of abstract is shortly सा problem बता के go to your methodology and describe its details. Again एक कॉम्पैक्ट तरीके से बताना है, लेकिन सिर्फ उसी को बताना है और कोई चीज नहीं आनी चाहिए. एंड एंडेड बाय द एडवांटेजेस. तो इस तरह से एब्स्ट्रैक्ट लिखें आप. ओके जी, एडवांटेजेस पे एंड करें. अच्छा, फिर जब आप आते हैं नेक्स्ट सेक्शन, जो फर्स्ट सेक्शन आपका होता है वो इंट्रोडक्शन का सेक्शन होता है. और मैंने शायद ये बताया था क्लास में कि 100% लोग आपके एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ते हैं. अगर नहीं बताया तो नोट कर लीजिएगा. 100% लोग आपके टाइटल को देखते हैं, क्योंकि जैसे ही डिस्प्ले होगा सबको नजर आएगा. उसमें से अराउंड 80 to 90% लोग दे विल गो टूवर्ड्स योर एब्स्ट्रैक्ट. स्टैटिस्टिक्स मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, आप इसको अपने एंड पे खुद भी एक्सप्लोर कर सकते हैं कि यार व्हाट इज द स्टैटिस्टिक्स ऑफ पीपल रीडिंग वेरियस सेक्शंस इन अ रिसर्च पेपर. गो थ्रू इट योरसेल्फ. ठीक है, मैंने एक रिसर्च पेपर देखा था, उसमें इस तरह से है कि जी अराउंड 85 to 90% लोग जो है दे विल, इफ दे लाइक योर टाइटल, दे विल गो टुवर्ड्स योर एब्स्ट्रैक्ट. दे विल सी योर एब्स्ट्रैक्ट, नथिंग एल्स, स्ट्रेट अवे एब्स्ट्रैक्ट पे जाएंगे. सो इट मीन्स सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ योर वर्क इज एब्स्ट्रैक्ट. इट मीन्स के सबसे ज्यादा मेहनत किस पे करनी चाहिए? टाइटल पे, एंड देन योर एब्स्ट्रैक्ट. ठीक है. अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे कि एब्स्ट्रैक्ट जो है वो सबसे पहले नहीं लिखा जाता, ये भी याद रखिए. ये नहीं कि लिखते हुए पहले ही एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं. एब्स्ट्रैक्ट इज रिटन एट लास्ट, पहले बाकी सेक्शंस लिखे जाते हैं. ये बेसिकली समरी होती है. आप इसको समरी कह लें, आप इसको अपने मेथड की डिटेल बता लें, आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेकिन ये कि जो इसका कंटेंट है वो मैंने आपको बता दिया. वो उस वक्त ही फाइनल होगा जब आप सब कुछ कर चुके होगे ना. आपने सारे रिजल्ट्स लिख लिए, आपने सारे मेथडोलॉजी को डिस्क्राइब कर दिया, इसका सेक्शन चैप्टर लिख लिया. अब उसके अंदर से आप निकालोगे कि इधर क्या लिखना है. मैंने पहले लिखोगे तो चीजें मिस करोगे. सो एब्स्ट्रैक्ट इज रिटन एट लास्ट. So second after title is abstract, and now the first section is introduction. ये important है नहीं, उसमें मैं आता हूँ. Statistics से कहती है कि around 40+% जो है ना वो आके introduction को देखती है. 42, 43%, 45%, number could vary, but introduction section is read by almost half after the abstract. ठीक है. सो अगेन अगर ये इस पे लोगों का इंटरेस्ट कम है तो ये जो परसेंटेज है, ये स्टैटिस्टिक्स हमें क्या बताती है कि यार मैंने जब लिखना है तो मैंने फिर इतना ही फोकस करना है अपने इस काम के ऊपर. लिखते हुए आई शुड फोकस मोर ऑन सर्टेन सेक्शंस एंड अ बिट रिलैक्स्ड ऑन अदर सेक्शंस, सो दैट माय टाइम इज सेव्ड फॉर समथिंग एल्स. क्योंकि ये पहला सेक्शन है तो आप सारी जान इस पे लगा दें. अगर से होता है ना
दौड़नी है 42 किलोमीटर की रेस। और आपने देखा होगा कि वो जब शुरू होती है तो एक कुछ लोग होते हैं जो कि शुरू में स्प्रिंट मारते हैं और 100 मीटर के बाद जो है ना वो उल्टे पड़े होते हैं। 100 मीटर 200 मीटर के बाद कोई उधर उल्टियां कर रहा है कोई उधर पड़ा हुआ है। जो मैराथन्स होती हैं या क्रॉस कंट्रीज होती हैं, कभी देखिएगा, इंटरेस्टिंग होती है। तो उसके अंदर अब जब आपने मैराथन दौड़नी है तो फिर मैराथन के लिहाज से अपनी एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, यार किस सेक्शन में मैं कितनी एनर्जी लगाऊंगा। क्या मुझे शुरू में सिर्फ वार्म अप करना चाहिए, या मुझे जो है वो तेज दौड़ना चाहिए, या मैं सिर्फ आया ही सिर्फ शुगल के लिए हूँ। 100 चीजें हैं जो आपने सोचनी है। तो यहाँ पे भी इंट्रोडक्शन सेक्शन को आपने, आगे मैं बाकी बाकी वेटेज भी बताता हूँ, लेकिन ये कि इंट्रोडक्शन सेक्शन की वेटेज इज ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट, 40+%। अच्छा, अब इसमें लिखा क्या जाता है? इसमें मैंने आपको फर्स्ट लाइन्स कुछ दी थी कि जी इसको आप लिखते हैं तो आप सबसे पहले बताते हैं यू इंट्रोड्यूस द प्रॉब्लम। द फर्स्ट पंच लाइन इज यू इंट्रोड्यूस द प्रॉब्लम। सो सी हियर, अगर आप यहाँ पे इस पेपर को देखते हो और थोड़ा सा इसको अगर गो थ्रू करो, तो इसमें शुरू के अंदर प्रॉब्लम को इंट्रोड्यूस किया गया है। You can just go through it. Presence of criminals and terrorists in the online world is not new, but the current trend of, ये मैंने पेपर्स में निकाला थोड़ा सा, ये सबके लिए इंटरेस्टिंग होगा शायद, इसलिए इसमें थोड़ा सा, क्योंकि जनरल नेचर का है, या कहें कि ऐसे प्रॉब्लम है कि जो ऑलमोस्ट हर कोई ऑब्जर्व कर सकता है, इसलिए मैंने इसको शॉर्ट लिस्ट करके आई थॉट के इसको डिस्क्राइब किया जाए। सो इफ यू सी दी फर्स्ट फ्यू पैराग्राफ्स आर रिलेटेड टू इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रॉब्लम। और हमने जो पंच लाइन्स बताई थी इंट्रोडक्शन में, पहली लाइन थी इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रॉब्लम, दूसरी थी सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रॉब्लम, और तीसरी थी इंट्रोडक्शन ऑफ योर सोल्यूशन। ठीक है, सो नाउ इफ यू सी द कंटेंट हियर, तो इसमें आपको नजर आएगा कि पहले प्रॉब्लम को इंट्रोड्यूस किया गया है। यू कैन जस्ट सी presence of criminals, okay, as the access to the mainstream media for such elements is expensive and difficult, so in this case social media become their favorite option. They use social media to propagate propaganda, recruitment campaigns, twisting real life events in favor of provoking people for violence and countering their opponents, etc etc। तो प्रॉब्लम इंट्रोड्यूस की जा रही है, ठीक है। आई होप अंग्रेजी समझ आ रही है। और जब हम आगे आते हैं तो उसके बाद ये इंपॉर्टेंस पे आ जाता है, अब ये उसकी सिग्निफिकेंस बताना शुरू करेगा। Now studies show that the criminal groups are found across the globe and have the capability to create unrest, etc., etc। फिर उसमें आप देखें डाटा आ गया कि यूएसए, यूके, फ्रांस, इजिप्ट, सीरिया, पाकिस्तान, सब जगह पे काम हो रहे हैं। और फिर फिगर्स के साथ उसको उसकी सिग्निफिकेंस बतानी शुरू कर दी कि जी ये देखें ये ग्रुप्स यहाँ पे इस तरह से एक्टिव हैं। उनके कंटेंट के बारे में बात हुई हुई है, उनके कुछ स्पेसिफिक स्नैपशॉट्स लिए हुए हैं, और उनके इंटेंट के बारे में बात हुई हुई है। राइट, सो ये सारी चीजें क्या बता रही हैं? ये सिग्निफिकेंस बता रही है। ठीक है, इसमें रिलेटेड रिसर्च पेपर्स जो कि दुनिया भर के मुख्तलिफ एरियाज में लिखे गए हैं टू इंडिकेट कि ये ग्लोबल इशू है, उसको हाईलाइट किया गया है रेफरेंसेस के अंदर। और अल्टीमेटली जब ये सेक्शन क्लोज होता है तो क्लोज करते हुए पेपर के बारे में देखें बात हुई इन दिस पेपर। अब उसको इंट्रोड्यूस किया गया कि हमने इसमें क्या किया है। अब पेपर अ वर्क हैज बीन प्रपोज्ड जिसमें कुछ इस तरह का काम किया है जिससे हमें कुछ ये क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चंस जो निकाले ना ये निकले लिटरेचर रिव्यू से हैं। गैप्स और बात यहाँ पहले क्योंकि सेक्शन पहले आता है तो उसमें वहां से कंक्लूड करके यहाँ प्लेस कर दी। सो दीज आर दी objectives of the research paper which have been, yeah, research work which have been obtained from the gaps। गैप्स हो सकते हैं 10 हो, उनमें से 4 शॉर्टलिस्ट करके उनके लिए ये काम किया गया है। ऐसे ऐसे क्योंकि आप इनका ही आंसर देंगे ना इसमें आगे जाके तो अपने, क्योंकि देखिए ये क्या है, ये आपके आपके मेथड की इंट्रोडक्शन, आपके मेथड की इंट्रोडक्शन है ना, तो उसके अंदर जो हुआ हुआ है वो आपने यहाँ पे शॉर्टली से बता दिया कि जी मैंने जो काम अब प्रपोज कर रहा हूँ जो आगे पढ़ेंगे आप वो इनको हैंडल कर रहे हैं। तो देखिए अभी बड़े इंटरेस्टिंगली चीजों को लेके चल रहे हैं कि आप अब बंदा जो पढ़ रहा है वो उसको अच्छा लगेगा यार कि ये मैं मेरे इंटरेस्ट की चीज है, तो लेट मी गो मूव फॉरवर्ड नाउ आई शुड रीड द नेक्स्ट सेक्शन, बिकॉज ये लॉजिकली चीजें लेके चल रहे हैं, हैपोजेटिवली नहीं। हर चीज में एक सीक्वेंशियल एफर्ट होनी चाहिए। इट इज एंडेड बाय द वेरियस सेक्शंस कि किस सेक्शन में क्या बात हुई हुई है। ऑफ कोर्स ये एक फॉर्मल तरीका होता है रिसर्च पेपर लिखने का, थीसिस लिखने का, प्रपोजल लिखने का, कि थोड़ा सा आप इस तरीके से बताते हैं। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन सेक्शन। आई होप यू नोटेड द इंपॉर्टेंट थिंग्स। नाउ कम्स द रिलेटेड वर्क, जिसके बाद मैं क्लोज करूंगा इसको कि इसमें ये चीज हम आगे पे नहीं जाएंगे। बट रिलेटेड वर्क क्या चीज है? लिटरेचर रिव्यू है इसका नाम। रिलेटेड वर्क हो, लिटरेचर रिव्यू भी कह सकते हैं, लिटरेचर रिव्यू एंड बैकग्राउंड भी कह सकते हैं, मुख्तलिफ नाम आप इस्तेमाल करते हैं।
अब इसमें देखें, अब यहाँ पे लिखने के लिए यू नीड टू मेक लिटिल एफर्ट, ऑल्दो मैंने कहा कि इसको पढ़ता कोई नहीं है, लाइक इसकी इंपॉर्टेंस किसी एक रीडर के लिए इतनी नहीं है। वेरी रेयर पीपल विल रीड, लेस देन 10% पीपल, अगर स्टैटिस्टिक्स की बात करें 40% प्लस ने अगर इंट्रोडक्शन पढ़ा तो शायद लेस देन 10% लोग आके लिटरेचर रिव्यू को पढ़ेंगे, क्योंकि नाउ दे विल मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन, मोस्ट ऑफ प्रोबेबली इसके ऊपर नहीं आएंगे, बट इसके रेफरेंस देखेंगे जाके वो। ठीक है, अब यहाँ जो तरीका कार है देखें उसके अंदर, अब जो एक्सप्लेनेशंस दी गई हैं यहाँ पे, मैंने कहा कि प्योरली फोकस होना चाहिए रिलेटेड मेथड्स और उनकी अप्रोच के ऊपर एंड उनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस के ऊपर, क्योंकि इनसे गैप्स निकलने। तो देखिए अब इसमें बात शुरू की गई है, लास्ट डेकेड कुछ इसमें लोगों ने काम किया है, बड़ा हॉट एरिया है, टॉपिक प्रॉपर है ये और फेमस है। और उसके बाद एक ब्रॉड बात की गई है कि जी चैलेंजेस रिलेटेड टू डोमेन्स ऑफ सेंटिमेंट एनालिसिस टेक्स्ट क्लासिफिकेशन आर वाइडली स्टडीड इन लिटरेचर। ठीक है, कुछ मेजर पेपर्स जो जिनको हम कहते हैं ना कि जो उस एरिया के बहुत ज़्यादा फेमस पेपर्स होते हैं उनको आप जनरली कोट करते हैं, फिर आप स्पेसिफिक पेपर्स पे आ जाते हैं। देखिए पहला पेपर जो यहाँ कोट हुआ वो ये कोट हुआ, ये कहता है जी शाह एटल का मतलब क्या है? शाह एक ऑथर है जो फर्स्ट ऑथर है, एटल जो है वो वर्ड यूज है कि दो से ज्यादा ऑथर्स हों, और एंड अदर्स हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। दोनों आप नहीं थे और मुझे लग रहा है कि आप दोनों ने जो है वो लेक्चर भी नहीं देखा, लेक्चर तो देखना चाहिए था। ओके, सो इट सेज और एक और इंपॉर्टेंट चीज नोट करनी है आपने कि दिस रादर द होल thesis or your research paper or your proposal must be written in the present tense because you are doing it in the present. तो was were का लफ्ज यूज करने नहीं चाहिए, आपको अवॉइड करने चाहिए। तो ये क्या लिखा हुआ है, शाह एटल क्रिएट, इट मींस द प्रेजेंट टेंस, कि शाह एंड अदर्स create a multilingual sentiment lexicon with intensity weights to classify social media contents as high extreme, low extreme, सर एक्सक्यूज मी, सर आवाज़ नहीं आ रही सर, अभी आवाज़ कम हो गई है सर। जी बाकी लोगों की आवाज़ कम आ रही है, सिर्फ अयाज की इशू है आवाज़ का? सर अभी अभी ठीक हो गई है सर। पहले तकरीबन जहाँ से सर आपने वो स्टार्ट किया ना कि लास्ट थिंग जो आपने बोला कि ये जरूर इसमें मेंशन कर, वहां अच्छा से आगे चले, सर समझ नहीं आई। चले मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ कि मैं सिस्टम के करीब रहूँ। मैं ये बता रहा हूँ कि देखिए इसके अंदर अब आपने ज़रा टोन को चेक करना है कि हाउ दिस पेपर हैज़ बीन टेक्स्टेड या रेफर्ड। Shah et al. Create a multilingual sentiment lexicon with intensity weights to classify social media contents as high extreme, low extreme, moderate, and neutral. The accuracy up to 82% is achieved with machine learning classifiers using this approach. तो इसमें दो चीजें बताई गई हैं और फिर रेफर कर दिया पेपर 7। एक तो ऑथर्स के नाम से शुरू किया गया, स्टाइल ऑफ राइटिंग चेक करें, फिर उसका मेथड थोड़ा सा बताया और उसके एडवांटेजेस बता दिए। ठीक है, यहाँ पे पहला पेपर बता दिया, उसके बाद आ गए दूसरे पेपर के, बताइए यहाँ पे आते हैं ये इस जगह, शेज एंड फेलो वर्कर्स। नाउ अगेन देखिए टोन चेंज हो गई है, पहले शाह एटल था, अब शेज एंड फेलो वर्कर, ये नहीं शाह एटल भी लिख सकते थे, यहाँ पे नहीं लिखा। तो हाँ मीनिंग सेम है, मीनिंग सेम है, बट जब आप वर्ड्स को चेंज करते हैं ना तो लोग बोर नहीं होते। मोनोटोनस टोन हमेशा बंदों को वो कर देती है। ये एक बड़ा अच्छा गेम, एक मतलब बहुत दुनिया के स्पोर्ट्स या गेम्स भी बने हुए हैं ना, आपको अगर मैं खड़ा कर दूं ना एक जगह पे कि यार आपका काम है, आपकी जॉब है, मैं आपको $1 मिलियन दूंगा, ये एक गुजर रही है ट्रॉली गुजर रही है, या कहें कि वो जो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में होता है ना, जो प्लेटफॉर्म्स मूव कर रहे होते हैं, उन पे आइटम्स आ रहे होते हैं, उनका नाम मेरे जहन से निकल रहा है, इस पे ब्लैक बॉटल्स आ रही हैं से, उनके क्रेट्स आ रहे हैं ब्लैक, इनके अंदर गलती से कहीं वो एक वाइट बॉटल भी प्लेस्ड है, आपको मैं $1 मिलियन पे करूंगा, आपने वाइट बॉटल पिक करनी है। तो ये काम तो बड़ा आसान लग रहा है, आप कहेंगे जी वाह $1 मिलियन मिल रहे हैं और मैंने सिर्फ काली बोतलों में से सफेद बोतल निकालनी है, क्योंकि वो गलत जा रही है, बात समझ है? लेकिन आई गारंटी यू कि 5 मिनट बाद वो बोतलें आपके सामने से गुजर रही होंगी, आपको नजर नहीं आएगी। यू कैन टेक इट एज टेस्ट, राइट? सो दिस इज आवर लिमिटेशन, ह्यूमन इंसानों की लिमिटेशन है, हम सिमिलर टास्क के ऊपर फेल हो जाते हैं। ठीक है, या हमारी उससे अटेंशन खत्म हो जाती है, फोकस खत्म हो जाती है। ठीक है, अब इसका जो भी अल्लाह ने एडवांटेज रखा है वो
उसके उसके अगेंस्ट आप साइकोलॉजिकल स्टडीज पढ़ें तो कोई ना कोई फायदा इसके होंगे, बट ये कि दिस इज द लिमिटेशन, दैट इज वाई ये हर जगह एप्लीकेबल है। जब भी आप एक मोनोटोनस टोन पे जाएंगे, लोग उस काम को छोड़ देंगे कि नहीं यार ये तो बेकार की बात हो रही है, कोई काम की बात नहीं हो रही, ठीक है। तो इधर भी यही सेम रूल अप्लाई होता है। तो again, Shah, Shaj and fellow workers present a review of special features